हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र राय क्लासेस में। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लाए हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में। स्टूडेंट इससे पहले की 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने फोर्स पढ़ा, सेकंड वीडियो में फर्स्ट लॉ और थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा सेकंड लॉ। तो स्टूडेंट्स उन वीडियोस को जरूर देखिए। फर्स्ट लॉ में हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था, हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते थर्ड लॉ से पहले। फर्स्ट लॉ में पढ़ा हमने स्टूडेंट्स कि हमें एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए होता है किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। सेकंड में हमने पढ़ा कि वो एक्यूरेट फोर्स या फिर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फोर्स कितनी होती है किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, हमने एक्यूरेट अमाउंट पढ़ा। फिर फर्स्ट में हमने एक चीज और पढ़ी थी इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, रेजिस्टिविटी। और सेकंड में हमने पढ़ा मोमेंटम, जो कि होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, जो आपका किसको सपोर्ट करता है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स हमसे ये कहता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स। ये हम कह सकते हैं, कुछ लोग इसको न्यूटन बाबा भी कहते हैं। न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, काफी फेमस आपको कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मोशन है। क्यों, ये ज्यादातर लोगों को पता होता है। क्या, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अब कैसे, देखिए स्टूडेंट्स कि मान लीजिए मैंने बॉल लिया और उसको दीवार पे खींच के मारा, तो क्या होगा, मैंने वो बॉल मारा, वो वापस हिट होके क्या आएगी, मतलब मेरे पास बाउंस बैक होके आएगी। तो मैंने एक्शन करा, उसमें क्या मिला मेरे को, रिएक्शन। अब इसमें आपका कई तरह का रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि एक बात बताऊं, मुझे बॉल कहां फेंकनी थी, आगे, बट मैं हाथ कहां ले गया, पीछे। तो मेरे को रिएक्शन करना पड़ा, तभी मेरा एक्शन हुआ। और फिर बाद में जब वो दीवार पे लग के मेरे पास आ गई, तब भी एक्शन रिएक्शन हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। इसको जाता है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। अलग अलग बॉडीज पे काम करता है, ठीक है। मैंने अपना हाथ पीछे करा बॉल फेंकने के लिए, तो ये मेरे हैंड का हो गया। और आगे जब मैंने फेंका तो वो सारा फोर्स किस पे चला गया, बॉल के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अब क्या दे रखे स्टूडेंट्स, काफी सारे एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहला वॉकिंग ऑफ अ मैन। कोई भी जब इंसान चलता है जमीन पे, जानवर भी चलता, कुछ भी चलता, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म चलता है जमीन पे, तो वो क्या करता है, जब वो आगे चल रहा है तो उसका पैर क्या है, पीछे। मतलब वो अपनी पैरों से बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है ताकि उसकी बॉडी क्या हो, फॉरवर्ड मूव करे। रिकॉइलिंग ऑफ गन, जब भी कोई शूटर गन चलाता है तो आपने देखा होगा मूवीज में भी, जब भी वो गन चलाएगा तो गोली तो आगे जाएगी, बट बंदूक का फोर्स का होगा, उसको थोड़ा सा पीछे धकेलेगा, चाहे वो माइनर हो। अगर मान लो कोई नौसिखिया इंसान है, उसको गन पकड़ा दी जाए तो गोली तो आगे जाएगी, बंदूक सीधा उसके पीछे जाएगी, शोल्डर में झटका भी आ सकता है। इसलिए बड़ी बंदूकों में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, आर्म रेस्ट सपोर्ट होता है ताकि झटका ज्यादा तेज ना हो। थर्ड क्या आपका, मोशन ऑफ रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन्स। आपने देखा है कि जब जेट स्पेस में जाता है, एरोप्लेन जेट जो आपका क्या कहते हैं रॉकेट्स होते हैं, वो स्पेस में जाते हैं, तो क्या होता है, नीचे से इतने सारा प्रेशर निकलता है, वो हाइड्रोजन गैस होती है बेसिकली। उसमें क्या होता है कि वो कहां से प्रेशर डाल रही होती है, नीचे। आपने देखा ना, सारी आग नीचे निकल रही होती है, बट रॉकेट कहां जाता है स्टूडेंट्स, ऊपर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्विमिंग ले लो, स्विमिंग में क्या है, आप आगे हाथ मारते हो, क्या पानी को पीछे धकेल रहे हो, पानी को पीछे धकेल रहे हो, बट आप कहां जा रहे हो, आगे जा रहे हो। बोट से पानी को पीछे धकेल रहे हो, बट आप कहां जा रहे हो, आगे जा रहे हो। हॉस पाइप देखना, फायर फाइटर्स में आपके पास एक पानी का पाइप होता है, अब वो पानी से तो आग बुझा रहे होते हैं तो उसमें क्या है कि पानी आगे जा रहा होता है, बट उनका जो हॉस क्या होता है, पीछे खींच, मतलब उनको पीछे धकेल रहा होता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आगे से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा वर्क करता है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल रेफर करूंगा हमारी थर्ड पार्ट, उसमें मैंने मोमेंटम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू में वेलोसिटी। और मोमेंटम को किसे डिनोट करते हैं, P = m इनटू में v। तो क्या होता है हमारा मास इनटू में वेलोसिटी। अब इसके बेसिस पे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट्स, हमारे मोमेंटम को भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं, बस वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सर ये कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा। अब एक बात देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपने एग्जीक्यूटिव टूल देखा होगा, एग्जीक्यूटिव टूल कह लो या फिर टॉय कह लो, आपको यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे वायर्स बंधी होती हैं,
ठीक है स्टूडेंट। और बाहर पे कुछ ना बॉल्स बंदी होती है आपकी, स्टील की हो गई, सिल्वर की हो गई, वो अलग अलग तरीके की होती है। अब आप क्या करते हो, एक बॉल को पुल करते हो और उसको रिलीज कर देते हो, तो वो क्या करती है, यहाँ पर सारा फोर्स इस बॉल में ले आती है और ये बॉल के पीछे कोई मतलब ऑब्स्टेकल ना होने की वजह से क्या होता है, सारा फोर्स इसमें जाता है, वापस वो इधर जाता है और टिक 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 चलती रहती है इस तरीके से। बट ये भी एक टाइम पे रुक जाती है। अभी आपने बोला कि सर उसको हम कम नहीं कर सकते ना बना सकते हैं, बना तो हमने दिया, अब खत्म। स्टूडेंट्स उसके ऊपर अलग अलग तरह की फोर्स काम कर रही होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसका खुद का कुछ मास है, वो भी अपना क्या कर रहा होगा, एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है। रुक तो जाता है बट क्या होता है, कुछ देर तक तो अपने आप चलता है ना, वो क्या होता है आपका मोमेंटम, अपना एक मोमेंटम बना लेता है, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट्स और जानने के लिए आपको अपनी हमारी थर्ड वीडियो देखनी पड़ेगी, मोमेंटम के बारे में अच्छे से जान लीजिए उसको, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से। अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है A और मेरे पास दूसरी बॉल है जो कि है B। मेरा नाम भी अभय है, तो मेरे नाम के शुरू के 2 लेटर आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसका जो मास है वो क्या होगा, m1, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u1, और इसकी कितनी होगी, u2। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v1, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v2। तो इस तरीके से इसका क्या है, सारा 1 और इसका सारा क्या है, 2। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को ना कोलाइड करवाता हूं, मतलब आपस में टकराता हूं। तो स्टूडेंट्स टकराने से पहले जो इनकी सिचुएशन होती है वो क्या होती है, m1 u1, ठीक है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, बिफोर कोलिजन, मतलब इनको टकराने से पहले क्या होता है, मैं इनको कह रहा हूं कोलिजन करवा रहा हूं, करवाऊंगा अभी, मतलब कोलिजन करवाना है। तो बिफोर कोलिजन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका जो m1 u1, क्योंकि इसमें कोई भाई मोमेंट क्या कहते हैं आपका वेलोसिटी तो होगी नहीं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा आपका m2 u2। मतलब अगर मैं A और B का कोलिजन करवाने से पहले की बात करता हूं, बिफोर कोलिजन, तो ये आपका फर्स्ट बॉल का A का प्लस B का, मतलब मेरे पास जो टोटल मोमेंटम रहेगा वो कितना रहेगा, m1 u1 प्लस में m2 u2, ठीक है स्टूडेंट, समझ आया अच्छे से। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने कर दिया कोलिजन करवा दिया, हमने दोनों को टकरा दिया। अब वो क्या हो गया, आपस में टकरा गए। चाहे तो आप इसको A को B से मार लो, चाहे तो B को A से मार लो, चाहे तो A और B दोनों को एक साथ मार लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब क्या है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन में क्या है, अब इसके साथ क्या हो जाएगा, M के साथ B लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा m1 और v1, और इसमें क्या लग जाएगा, m2 और v2। किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, m1 v1 प्लस में m2 v2। तो मतलब आफ्टर कोलिजन हमारा मोमेंटम कितना था, इसके बराबर था। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं कि m1 v1, सॉरी ये आपका u है, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या है कि ये है मेरे पास एक फॉर्मूला। फॉर्मूला किस चीज से भी मैंने आपको बताया कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस फिगर से हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम और इन डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड हमारा भर चुका है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इसके बारे में और आगे बताता हूं। तो स्टूडेंट्स हमने जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा, तो हमने इसको थ्योरेटिकली जानने की कोशिश करी कि हमने फिगर बना दी, इसमें बता दी कि स्टार्टिंग के अंदर इसका u1 था, इसका u2, और जब ये कोलॉइड हो जाएंगे तो इसका v1 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी को हम v2 मानेंगे। तो इसमें क्या है, अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी इक्वेशन ये आएगी, पर थोड़ा मैथमेटिकल वे हो जाएगा। अब मैं कहता हूं बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होगा, देखिए कि हम इसको मानेंगे एफ ए बी, मतलब जब कोलिजन नहीं हुआ था तो ये क्या होगा, ए ओवर बी, क्योंकि वो टकराए नहीं थे। इसको हम कैसे लिखेंगे, मास इनटू में एक्सेलरेशन,
अब हमारे पास a कितना होगा यहाँ पर v1 माइनस u1 अपॉन में t, v1 माइनस u1 अपॉन में t। तो इस तरीके से हमारे पास m1 सॉरी यहाँ पे आएगा आपका m1 आएगा क्योंकि यहाँ पे a ओवर b है अभी, ठीक है। तो m1 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन में t। तो ये क्या आ गया हमारा f ab। अब क्या है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा ये एफ बी ओवर ए, क्योंकि अब दोनों कोलिजन हो गया। यहां पे क्या आ जाएगा मास नंबर 2, यहां पे क्या आ जाएगा मास नंबर 2 इनटू में एक्सेलरेशन। और यहां पे आपकी चलो a1 और a2 भी मान लेते हैं यहां पर ताकि हम कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर आपकी a2 क्या होगी v2 माइनस u2 अपॉन में t, अपॉन में t। टाइम तो स्टूडेंट सेम ही रहता है, इसमें t1 t2 मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, t2 हम आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 अपॉन में t इज इक्वल टू f b a, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होगी इक्वल होगी। स्टूडेंट्स एक चीज का मतलब क्या है कि जब बिफोर कोलिजन के हमारा जो मोमेंटम था फोर्स था, और आफ्टर मोमेंटम जो है जो कोलिजन हो गया उसके बाद वो दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये चीज इज इक्वल टू ये चीज, तो मैं कह सकता हूं कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्योंकि ये मान लो इसका इनवर्स है तो यहाँ पे क्या आ गया ये माइनस आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका ये कि m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन में t विच इज इक्वल टू माइनस m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 अपॉन में t। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से t से t कट जाएगा। अब मैं m1 को v1 से करूंगा तो m1 v1 माइनस m1 u1, अब इधर क्या आ जाएगा आपका माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस माइनस वाले को इधर और प्लस वाले को इधर। तो m1 v1 प्लस में m2 v2 इज इक्वल टू में m1 v1 प्लस में m2 और u2, m1 u1 और m2 u2। अब देखो m1 प्लस m2 m1 u1 m2 u2 m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू में m1 v1 m2 v2 m1 v1 m2 v2। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी ये डेरिवेशन डिराइव हो जाएगी। अब आप इसको स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से पहले हमने देख लिया कि हमारा जो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्शन और टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्शन दोनों क्या होते हैं आपस में सेम होते हैं। तो इसी के बिहाफ पर क्या करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं। A bullet of mass 10 gram is horizontally fired with a velocity 100 meter per second from a gun of mass 2 kg। 2 किलो की एक बंदूक है, 10 ग्राम की गोली है, हमने उसको हॉरिजॉन्टली फायर कर दिया जिसकी वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉलिंग का मतलब क्या है, अब बताइए कि जो गन होगी वो आगे मूव करेगी पीछे मूव करेगी, क्या होगी उसकी मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी। बेसिकली रिकॉलिंग मतलब पीछे जाएगी वो, बेसिकली आपको मैंने बता दिया था। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास है मास ऑफ बुलेट, ये आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो गया हमारे पास m1, मास ऑफ बुलेट कितना हो गया हमारे पास m1 कितना है 10 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.01 kg। हमें हमेशा क्या करना है मास kg में ही करना है। उसके बाद मास ऑफ गन, मास ऑफ गन कितना है हमारे पास m2। अब इसमें क्या हो गया इसका कितना है आपका 2 किलो, ये आपका 2 kg में दे रखा है। स्टूडेंट्स मैं अपनी तरफ से निकाल रहा हूं, मेरे पास ये सारी चीजें दे रखी है मास 1 मास 2 इनिशियल वेलोसिटी 1 इनिशियल वेलोसिटी 2। मतलब पहले क्या कहते हैं
कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बुलेट की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हम क्या मानते हैं, u1, क्योंकि ये क्या m1, तो उसका u1 कितना था 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि भाई जब रेस्ट में तो कुछ हो ही नहीं रहा। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा आपका u2, वो भी कितना है 0 मीटर पर सेकंड। अब आपका आता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स आपकी v1, तो वो कितनी है आपकी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपकी वेलोसिटी कितने, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 100 आएगा, 100 मीटर पर सेकंड। और आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन वो कितनी आ जाती है v2, जो कि हमें फाइंड करने, तो v2 को हम क्या लिखेंगे, v2 लिखे रहने देंगे। अब हम ये सारी चीजें है ना स्टूडेंट्स, इसको किस में पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायर होगा किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर फायर के। तो बिफोर फायर में हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब देखो स्टूडेंट, फॉर्मूला लिख रहा है, सीधा सीधा आपकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या याद रखोगे, आपके लिए भी लिख देता हूं। m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस में m2v2। अब हमारे पास m1 कितना है 0.01 kg, 0.01 kg मल्टीप्लाई u1 कितना है 0 प्लस में मास तो कितना है 2 kg, u2 कितना है 0, देख लो ना 0 यहाँ पे। अब m1 कितना है फिर से 0.01 kg, वेलोसिटी कितनी हो गई है यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 मीटर पर सेकंड, प्लस में m2 कितना है यहाँ पे 2 kg, और यहाँ पे v2 कितना स्टूडेंट है, उसको v2 ही लिखे रहने देंगे। अब क्या है, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 100 और 0.01 देना तो 1 kg मीटर पर सेकंड, प्लस में 2 kg और v2। अब ये क्या है 0 है, अब ये देखिए प्लस है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1 kg मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2 kg v2, मतलब वेलोसिटी 2। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 1 kg मीटर पर सेकंड अपॉन में 2 kg इज इक्वल टू v2। kg से kg कट गया, 1/2 कितना होता है 0.5, तो मैं कह सकता हूं मेरा v2 कितना आ गया माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये माइनस में हमें दिखाता है कि हमारा जो गन थी वो क्या है नेगेटिव, मतलब वो रिकॉल कहां हुई बैकवर्ड की तरफ। कितनी वेलोसिटी थी उसकी माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। अब आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अपने एट लास्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक सॉल्व न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको जो चीजें हैं वो इन स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हमारे पास स्टूडेंट देखिए, अ गर्ल ऑफ मास 50 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels। एक लड़की आती है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते भागते, जिसका वजन है 50 किलो, और कूद जाती है कार्ट के ऊपर। कार्ट क्या हो सकते हैं, कोई ट्रॉली हो सकती है या फिर उसका स्केटबोर्ड भी हम उसको कार्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब द मास ऑफ कार्ट इज 2 kg, और जो कार्ट का वेट है, जो आपका स्केटबोर्ड का जो भी कार्ट का वेट है वो कितना है 2 kg। व्हाट इज हर वेलोसिटी एंड द कार्ट स्टार्ट मूविंग। जब वो एकदम से कूदेगी तो एकदम से वो मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है स्टूडेंट्स कि जब वो स्केटबोर्ड पे कूदेगी लड़की, तो लड़की और जो स्केटबोर्ड होगा, जो कार्ट होगा, दोनों का वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी, क्योंकि वो दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपस में अटैच्ड है। तो वही सिंपल सा हमारा गन वाले एग्जांपल की तरह मास ऑफ गन कितना है m1 50 kg,
मास ऑफ कार्ट m2 2 kg। जो हमें मास पहला दे रखा है उसको हम m1 मानते हैं, जो बाद में दे रखा है उसको m2। फिर तो u1 u2 उसके रिगार्डिंग में निकालते हैं। अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी गर्ल की कितनी है 5 मीटर पर सेकंड से, मतलब भागते भागते आई थी वो, और कार्ट कितना था रखा हुआ था वो 0 था। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल और फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट क्या होगी, दोनों सेम होंगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक साथ मूविंग कर रही होगी, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हमारे पास सब कुछ है, बस हम क्या कर देंगे, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, पुट कर देंगे। तो वही फॉर्मूला हमने यहां से उठा के यहां लिख दिया। m1 पुट कर दिया 50 kg, u1 पुट कर दिया आपका 5 मीटर पर सेकंड, m2 पुट कर दिया 2 kg, इसका पुट कर दिया 0, m1 50 kg x और m2 कितना है 50 kg और v2 कितना है x। अब मैंने क्या करा था, आपको समझ ना आ रहा हो तो पेपर में तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो सारी मेजरिंग यूनिट्स हैं उनको हटा दिया और इस तरीके से आपको लिख के दिखाया था 50 × 5 2 × 0 50 और x और 2 और x। तो इस तरीके से 50 को 5 से मतलब 250। अब सारी यूनिट्स यहाँ पे आ गई, 0 का 0 रहेगा, वहां पे सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। इज इक्वल टू 50 + 2 52 kg, इसकी यूनिट आ गई, और x। अब यहाँ पे क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 kg अपन 52 kg। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर वो x को इधर कैसे ले आए। अब एक बात बताओ, ये जब चीज इसकी डिवाइड में आ गई तो मैं LHS को RHS में ले जा सकता हूं और RHS को LHS में ले जा सकता हूं। मैं पूरी टर्म को अगर अपना मिसप्लेस कर रहा हूं, RHS से LHS में, LHS से RHS में ला तो साइन में चेंज नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, kg से kg को काट देंगे, kg से kg कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा मीटर पर सेकंड आ गया। तो 52 को हम 250 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आएगा आपका 4.8 समथिंग, क्योंकि आपकी डिवाइड बहुत अच्छी है तो ये आपको आता है। अगर कंटिन्यू में चल रहा तब भी हम डेसिमल के बाद एक या ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। हमारे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से समझ आ चुका है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम इसमें बहुत मेहनत करते हैं आपके सर्व करने के लिए, चैनल आप ही का है। तो प्लीज हमारे चैनल को और आप अपने ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट इसमें जरूर कीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय। आप इसको नोट कर लीजिए।